राधे राधे बच्चों। बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही देखा। यही देख के आए हो ना कि यार जीन दिखता कैसा है या जीन कैसे दिखेगा, डीएनए कैसा दिखेगा। तो बिल्कुल सही जगह और बिल्कुल सही देख के आए हो। आज साक्षात दर्शन हो जाएंगे जीन के। आपने बचपन से ये पढ़ा होगा और ये हमारे हिंदुस्तान में पढ़ाया भी जा रहा है कि साहब जीन क्या है। पहले तो ये पूछो कि जीन जो है क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। अब ये पूछ लो किसी से कि जीन क्रोमोसोम पे कहां प्रेजेंट होता है। अरे यार वो सर वो भैया यही बात सीखनी है। ये तो दुनिया को पता है कि डीएनए आरएनए हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इन्हीं से भाई पिता की आंखें काली, माता की आंखें काली थी, बच्चे की आंखें भी काली हो गई, तो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होंगे वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ट्रांसफर होंगे। ये तो दुनिया को पता है। और ये भी पता है कई जनों को कि कैरेक्टर जो ट्रांसफर करेगा वो जीन करेगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि यार जीन है क्या। आप समझो मेरी बात को। अरे हम ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर और जेनेटिक्स की अथाह बड़ी चीजें, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, लॉ ऑफ डोमिनेंस और जाने क्या क्या, इवन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जब हम पढ़ते हैं, स्नैपड्रैगन के ऊपर तमाम स्टडीज चल रही है। इतना दुनिया भर का सामान पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी बुद्धि में यह नहीं चमको कि जीन कहां है। अगर जी पता लग जावे कि जीन कहां चीज है, डीएनए कहां है, आरएनए कहां है ना, क्रोमोसोम कहां है, क्रोमेटिड मटेरियल क्या है, क्रोमेटिड किसे कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया ना तो एक यूनिट है 12th क्लास में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक तो वो, और एक बहुत बड़ी यूनिट है जेनेटिक्स। वो सेल डिवीजन, सेल साइकिल, रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, सारी चीज हलवा है, हलवा। लेकिन पहले तो पता करना पड़ेगा कि जीन दिखेगा कैसे, और उसी चीज के लिए हम आए हैं। तो आज अपनी सीट की सीट बेल्ट को खोल लीजिए और जैसा कि पिक्चर हॉल में बैठते हैं ऐसे करके कुर्सी में पीछे टेक लगा के बैठ जाओ, क्योंकि इतना सा भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं हमारी क्लास में भैया। बहुत आनंद के साथ, बहुत जोश के साथ पढ़ेंगे। इससे पिछली 2 क्लासेस में क्या पढ़ा? अरे पहली क्लास में यह पढ़ा कि भाई साहब बायोलॉजी क्या होती है, और अगर नहीं देखी है पिछली क्लासेस तो एक बार जरा देख के आओ, क्योंकि वहीं से कनेक्शन बनेगा। बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन। अरे भैया एक नस का तार काट दोगे ना तो खून बहेगा, और खून बहेगा तो क्लॉटिंग होगी, खून बहेगा तो दर्द भी होगा, खून बहेगा तो दिमाग को भी चोट लगेगी, खून बहेगा तो आंखें भी रोएंगी। एवरी पार्ट इज कनेक्टेड। तो कनेक्शन में ही लेके चल रहा हूं, इसलिए स्टार्टिंग की क्लासेस बहुत बेसिक ली है, समझ गए। तो पहली क्लास में हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, यहां सब सब्जेक्ट कैसा है, क्या पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के बारे में, लिविंग नॉन लिविंग डेड वेड के बारे में पढ़ा। दूसरी क्लास में हमने ये पढ़ा कि साहब बायोलॉजी तो पढ़ ली, लिविंग तो पढ़ लिया, लेकिन ये जो एक चीज है सेल, दुनिया भर गाय फिर रही है इसके बारे में, ये सेल क्या है। उस सेल को इतनी शिद्दत, इतनी गहराई से पढ़ा था कि मैं 100% कह रहा हूं आपको समझ में आया होगा। और आज इसी चीज को डीएनए हो, जीन हो, क्रोमोसोम हो, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, ना समझ में आए तो कह देना। और जितने भी बिल्कुल बुद्धू बच्चे हैं जो मानसिक बिल्कुल गरीब हैं, जिन्हें बिल्कुल ही नहीं आता कि साहब हम तो खा के बैठे, हमें कोई समझा के दिखा दे, जो ये ठान के बैठे हैं कि किसी का बाप में दम हो तो हमें समझा के दिखा दे, मैं उनसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिर्फ एक बार ये पूरी वीडियो देख लेना। सचिन गौतम का दावा है, सब कुछ एक बार में समझ में आ जाएगा। और जो लोग कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर ब्रह्मास्त्र है। आज समझ के जाओ। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूल की। सबसे पहले जो हेडिंग डली हुई है वो आपको दिख रही होगी, डीएनए। क्या है? डीएनए। फुल फॉर्म बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूं कि आज मैं इस क्लास में ये नहीं पढ़ाने वाला कि डीएनए का स्ट्रक्चर फॉस्फेट होता है, कौन से प्यूरिन, कौन से पैरामिडीन, आरएनए में क्या होता है ना। ना 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 ना, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बेसिक्स की शुरुआत। तो आज तो सिर्फ ये दिखाने जा रहा हूं कि डीएनए है क्या, काम क्या कर रहा है और दिखने में कैसा है। ये जीन जो चीज है, ये दुनिया भर के दिमाग में चल रही है, जीन ये जीन वो, जीन दिखता कैसा है साहब, वो चीज आप देखने जा रहे हैं। और देखिए, मोहब्बत से देखिएगा और मोहब्बत से सुनिएगा, क्योंकि पहली जो मोहब्बत होती है ना, वो भूलने लायक नहीं होती। जिसने भी पहली बार प्यार किया होगा आप में से, वो जानता होगा कि पहली बार का चीज भूली नहीं जाती, चाहे पहला फोन हो और चाहे पहली मोहब्बत हो। आइए साहब, मोहब्बत को थोड़ा साइड में रखिए। आपको ये ऊपर ये बायोलॉजी लिख रहा होगा तो इसमें से आपको कईयों का दिमाग इसमें चल गया होगा, सर आपने जो जी है वो छोटा क्यों बनाया है, बाकी सारी चीज बड़ी बनाई है। जी फॉर गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड से अभी कुछ दिनों के लिए रहना है दूर, क्योंकि वो सब लेके चली जाएगी और कछू ना बचेगा तुम्हारे पास। तो गर्लफ्रेंड को दूर रखो, उससे कह दो मैं बाद में बात करूंगा, नेक में जीन देखे आऊं, जीन क्या है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी। पहली चीज है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म बता दी मैंने तुम्हें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि साहब डीएनए काम क्या करता है, पहले तो ये चीज समझ लो कि डीएनए क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। जैसे एग्जांपल, पापा की हाइट 6 फीट थी, मम्मी की भी कुछ हाइट होगी, मम्मी के कैरेक्टर पापा के कैरेक्टर ट्रांसफर होके किस में आएंगे, उसके बच्चे में। मेरे माता पिता जैसे, मेरे पापा की हाइट 6 फीट है, मेरी मम्मी की हाइट 5 फीट 4 इंच होगी, मैं लंबा हूं, तो मेरे पापा से मुझ में कैरेक्टर आए हैं। इन कैरेक्टर्स को लाया कौन है, ये भाई साहब लाए हैं, डीएनए भाई साहब। इतना समझ में आ गया कि फंक्शन ऑफ डीएनए क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये तो नॉर्मल काम हो गया हमारे डीएनए का। अब जरा दिमाग में वो पिक्चर बना दूं मैं आपके कि साहब डीएनए है कैसा, कहां है और दिखता कैसा है। उतनी चीज को समझ लीजिए, फिर हम जीन पे चलेंगे और फिर क्रोमोसोम पे। ये सारी टर्मिनोलॉजी आज खत्म कर करूंगा, जरा समझिए। आइए 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 आइए, पहले तो आ गया क्या, डीएनए। अब डीएनए दिखता कैसा है साहब, तो सबसे पहले मैंने सेल बताई थी इससे पिछली क्लास में। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। आइए उसी सेल को दोबारा देख लें, ये हमारी सेल, सेल के अंदर गोला गोला सा न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक धागा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बेटा, धागा। इस धागे की लंबाई है लगभग 2 या 2.5 मीटर। एग्जैक्टली अगर बात करूं तो इस धागे की लंबाई है 2.2 मीटर। अब नेचर का यह करिश्मा देखो कि जो सेल हमें नंगी आंखों से दिखती तक नहीं है, उस सेल से 1000 गुना छोटा न्यूक्लियस जो दिखने योग्य नहीं है, उस न्यूक्लियस के अंदर ऊपर वाले ने 2 से 2.5 मीटर लंबा धागा बांध के रखा हुआ है और उसके अंदर हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ये कैसे है यार, इस चीज को आप पढ़ के आना, हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। आज तो हम ये समझ रहे हैं कि साथ डीएनए दिखता कैसा है। तो समझने के लिए इसी डीएनए को समझा रहा हूं कि दिखता कैसा है। पुराने जमाने में चलते थोड़ा सा, पुराने जमाने में कैसे, अपनी मम्मी के टाइम पे। भाई आजकल तो फैशन ये आलम हो गया है कि लड़कियों के तुमने बाल देखे होंगे, आधे काले, आधे पीले, आधे गुलाबी, आधे नारंगी। और साहब वो भोले बाबा के जैसे भक्त होते थे, जो नागा बाबा होते हैं, वो भैया तमाम अंटीला पंटीला डाल के जाना क्या क्या कैसी कैसी चोटी बना रही है लौंडिया। तो अजीब ही विचित्र प्राणी हो चुकी है। लेकिन जो हमारे मम्मी के टाइम की जो भी लेडीज हैं, या मैंने आजकल देखा है कुछ जो विद्या वाले स्कूल हैं जो थोड़ा सा संस्कृति बचाए हुए हैं, उसमें देखा होगा आपने 2 चुटियां बांध के जाती हैं लड़कियां सुबह इसमें, मटकती 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 मटकती, हाँ चली मैं स्कूल चली। तो उस चुटिया को तो आपने जरूर देखा होगा, देखा नहीं देखा है,
किसी को छोड़ने जाते होगे, अपनी सिस्टर को छोड़ने जाते होगे, या नहीं तो सुबह जल्दी आंख खुल गई तो साहब पहुंच गए। तो चुटिया तो आपने देखी होगी, और चुटिया भी नहीं देखी हो तो जो आप में से लोग गांव से बिलोंग करते हैं, है ना, जो वैसे क्षेत्र से बिल्कुल एकदम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने देखा होगा गांव में जब वो चारपाई, आपने देखी चारपाई, बान वाली चारपाई, वो पट्टी वाली नहीं, बान वाली, फोल्डिंग वाली नहीं, बान वाली चारपाई जो चार वैसी होती है लकड़ी की, उस चारपाई जो वो बुनी जाती है चारपाई, तो जो बुनने वाला जो आदमी होता है वो उस रस्सी को कैसे बुनेगा, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में मोड़ता है। तो उसी चीज को आप इमेजिन करो कि वो जो रस्सी है, कौन सी रस्सी, अरे वो जो रस्सी है जिससे चारपाई बुनी जा रही है, उस रस्सी को कैसे बुना जाएगा। आइए आइए आइए, उसी रस्सी का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। आपको फील हो जाना चाहिए कि हाँ सर रस्सी ऐसी दिखती है लगभग, ये रही वो रस्सी। और ऐसी ही क्या दिखती है, हमारी मम्मी जो पुराने जमाने में चुटिया बनाती थी वो भी ऐसी दिखती थी। तो कुछ अलग, मैं बाहर से तो चीज लाया नहीं हूं। अब समझो, रस्सी वाले एग्जांपल समझा रहा हूं, कुछ नहीं करना है। एक कील मैंने इधर ले ली, कील मतलब वो कुछ भी कील का पॉइंट ले लिया, एक कील इधर ले ली। अब इन दोनों कील पे यहां से लेकर यहां तक मैंने वो रस्सी बांध दी, इसी शेप में, भाई जिस शेप में मैं चारपाई बोल रहा था उसी शेप में बांध दी। अब ये बंध गई, इस कील से लेकर इस कील तक इमेजिन करो ये रस्सी बंधी हुई है, और ये रस्सी मैंने उठाई और यहां बोल में चिपका दी, ये देखो चिपक गई रस्सी। अरे भाई दो कील पे रस्सी बांधी और ये ऐसे चिपका दी, कुछ अलग किया क्या, कुछ नहीं किया। एक कील इधर ये रही, एक कील इधर ये रही, एक कील से बांधी मैंने रस्सी। यही है हमारा प्यारा छुटकू डीएनए। कौन है ये? यही है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऐसा ही 2 मीटर 2.5 मीटर लंबा धागा हमारी सेल के न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, और यही अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। समझ गए? समझ गए। अब साहब थोड़ा आगे चल लेते हैं। दूसरा हेडिंग है हमारा आरएनए। आरएनए क्या होता है भैया? तो डेफिनेशन पहले इसकी फुल फॉर्म, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, अरे डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब डी मतलब खत्म हो जाना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। ऐसी राइबोस शुगर जिसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वो डीएनए है। ऐसी राइबोस शुगर जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो कौन हो गई? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? डिफरेंस कुछ नहीं होता है। डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड हो सकता होता है, आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। अभी हम डिफरेंस पे भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बेसिक सा थोड़ा एग्जांपल आपको दे दूं, एक आइडिया दे दूं कि डिफरेंस जो मेनली होता है वो डीएनए में, पहले मैंने शुगर का बता दिया, इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर है, इसमें राइबोस शुगर है ऑक्सीजन के साथ। और दूसरा डिफरेंस होता है इसके नाइट्रोजनस बेसिस में। आपने पढ़ा होगा कि डीएनए के पास थाइमीन होता है, TATCG, और आरएनए के पास क्या होता है? यूरेसिल, AUCG। बस इतना सा डिफरेंस है। नहीं समझे? समझ गए होंगे। डीएनए आरएनए तो लगभग समझ में आ गया। अब जो चीज समझने की है वो है जीन। इसी के ऊपर है मसला। अगर ये भाई साहब समझ में आ गए तो ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती जेनेटिक्स पढ़ने से, मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ने से, बायोमॉलिक्यूल पढ़ने से। और जीन तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो आनी ही चाहिए। अब पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिफाइन जीन। तो बच्चे का दिमाग क्या कहता है कि सर जीन वो होता है जो एक चीज को एक तरफ से दूसरी तरफ ले आ रहा है। तो ये मोटरसाइकिल है, ये काम तो मोटरसाइकिल करती है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। कि ये टिर्री है 3 पहिए वाली, कि ये टेंपू है, ऑटो? बताओ ना। ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ये चुटिया ध्यान में रखो, ये चुटिया अगर आती है, ये रस्सी अगर आती है तो सब चीज आ जाएंगी। आइए,
ये डीएनए है? हाँ साहब, ये डीएनए है। अब मैंने क्या करा, ये जो रस्सी थी मेरी 2 किलो के बीच में, इस रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा, इस रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा सपोज करो यहां से लेके यहां तक मैंने काट लिया, और ये टुकड़ा मैंने इधर रख दिया। भाई काट कर रख दिया टुकड़ा, जल्दी आ जाओ, टुकड़ा काट दिया, बस यही है हमारा कौन, जीन। अब अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं कि साहब जीन की डेफिनेशन सर बता दो, तो डेफिनेशन क्या होगी समझना। व्हाट इज जीन? जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अरे जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for transferring characters from one generation to another generation। दोबारा समझो, दोबारा। अरे जीन वो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन है। ऐसे अब डीएनए 2.5 मीटर लंबा है, उस 2.5 मीटर लंबे डीएनए में हजारों लाखों टुकड़े होंगे और हजारों लाखों जीन होंगे। वास्तव में इस जीन के अंदर ही इंफॉर्मेशन रहती है। अब वो चाहे काले कलर की आंखें हो, लंबे बाल हो, बड़े दांत हो, हाइट हो, लंबे हाथ हो, कान हो, हर चीज जो कैरेक्टर है वो कहां प्रेजेंट होगी? यही छोटे से जीन के अंदर। तो जीन की शुद्ध और बढ़िया डेफिनेशन क्या हो गई कि जीन इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन दैट इज पेरेंट्स टू अनदर जनरेशन दैट इज ऑफस्प्रिंग्स। माता पिता से जितनी भी चीजें जाती हैं किसमें, बच्चे में, वो कौन लेके जा रहा है? जीन। कैसे लेके जा रहा है ये तो बहुत आगे की बात है, रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी तो बस इतनी आज इतना सीख लो कि जीन दिखता कैसा है, बस इतनी चीज समझ में आ जाए बस, और होपफुली मैं समझ जाऊंगा जीन दिख गया होगा आपको। अब साहब जीन की बात हो गई, जीन से अगला जो पार्ट है हमारे पास वो है साहब क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। वही पुराना तरीका, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए तोड़ लेते हैं भाई साहब। पहला शब्द है हमारे पास क्या? क्रोमो। पहला शब्द क्या है? क्रोमो। और दूसरा शब्द है जोम। क्रोमो कहीं भी आ जाए बायोलॉजी में मतलब होता है कलर। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमो मतलब क्या हो गया? कलर वाला। और जोम मतलब होता है स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम कलर अगर दे दें तो बड़ी आसानी से हमें दिख जाएगा। वो कौन है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कोई अथा डेफिनेशन नहीं है, अगर इसके नाम से समझे तो क्रोमोसोम एक ऐसी चीज है जिसको अगर मैं कलर दे दूं तो वो चमक जाएगी मुझे कि हाँ साहब कलर देने से, कोई लाल कलर डाल दिया या पीला कलर डाल दिया। जैसे मैं एग्जांपल डाई के दे दूं, आप अभी डाई वाई पे मत जाना, सैफरन डाल दिया मैंने, मिथाइलिन ब्लू डाल दिया, वो डाई डाल दी या पेंट डाल दिया मैंने, तो साहब हाँ मुझे क्रोमोसोम चमक गए। तो क्रोमोसोम वास्तव में क्या है? कि ऐसा मटेरियल जो मुझे चमक में आ जाए। अब क्रोमोसोम दिखता कैसा है उस चीज को समझ लीजिए। आइए 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 आइए, मजा आ जाएगा गुरु। और साहब मजे के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई में जब तक आनंद नहीं आने मजा क्या। आओ आओ आओ, क्रोमोसोम को देखते हैं साहब। ये डीएनए था आपका जो मैं पहले बता चुका हूं। कुछ नहीं करना, इसी डीएनए को पकड़ के, इसी डीएनए को पकड़ के एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दो। अरे इसी डीएनए को पकड़ के एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दो, क्या कहलाएगी वो? क्रोमोसोम। इसी डीएनए को पकड़ के डंबल शेप की स्ट्रक्चर बना दो। अरे भाई डंबल ही तो है, ये 2 डंबल ही तो है, जरा इन्हें खोल के देख लो, ये 2 डंबल है ऐसे करके। इन्हीं 2 डंबलों को मैंने चिपका दिया है बस।
अब ये समझना, ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। अब मैं आपको दर्शाता हूं कि क्रोमोसोम वास्तव में डीएनए का ही तो पार्ट है। और कैसे है वो जरा देखो सामने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो भैया, कुछ इमेज बनी। अरे दिमाग में कुछ इमेज बनी। अरे मैंने यही 2 मीटर लंबा धागा एक बीच में बटन लगा दिया और उस बटन के चारों तरफ 4 पत्तियों जैसा कुछ बना दिया। उसी को मैंने क्या कह दिया? क्रोमोसोम। अरे क्रोमोसोम कुछ अलग चीज नहीं है। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कंडेंस्ड मतलब एक जगह इकट्ठी हुई। पहले ये फैला हुआ था दुनिया भर में, अब ये कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर बना लिया। तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम। जिसपे कलर डालोगे तो वो कलर दे देगा। तो देखो ये डीएनए है। अरे मैंने इसलिए तो समझाया, ये डीएनए जैसा ही तो लिपटा हुआ है मेरे बालकों। समझ में आ गया? क्रोमोसोम। अब आपको एक नई चीज और बताने जा रहा हूं। आप बड़ा कंफ्यूज होते होगे यार कि सर क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है और क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है। वो समझाने जा रहा हूं। आप ऐसे समझो, इसके बीच में जो ये मैंने बटन लगाया है, ये जो बटन है ना, बटन, अभी से मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बहुत आगे है। इसे कहते हैं बेटा सेंट्रोमियर। सेंट्रो मतलब होता है सेंटर, मियर मतलब स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर बटन जैसा जो सेंटर में प्रेजेंट, उसे क्या कह दिया? सेंट्रोमियर। अब उस बटन के चारों तरफ मैंने पन्नी बना दी, वो सॉरी पत्तियां बना दी और मैंने डीएनए लपेट दिया, तो उसे क्या कह दिया मैंने? क्रोमोसोम। आज जो बात बताने जा रहा हूं वो रट लेना, और वो बात अगर रट ली तो मैं गारंटी कह रहा हूं जेनेटिक्स बिल्कुल पानी की तरह बहेगी आपके शरीर में। क्रोमोसोम जब तक क्रोमोसोम कहलाएगा जब तक उसके सेंट्रोमियर पे आप पत्तियां लपेटते रहोगे। क्रोमोसोम जब तक क्रोमोसोम कहलाएगा, जब तक एक सेंट्रोमियर रहेगा। अब इस सेंट्रोमियर पे, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल देखो। क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में क्या फर्क होता है? यह बटन है, 1 2 3 4, एक सेंट्रोमियर रहे। अब चाहे मैं इस पे 1000 पत्तियां जोड़ दूं, 1000 पत्तियों जैसे शेप बना दूं, क्रोमोसोम एक ही कहलाएगा। ये एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा। अब डिफरेंस समझना। इसी क्रोमोसोम को मैंने क्या करा, इसके सेंट्रोमियर को तोड़ दिया, बटन को बीच में से तोड़ दिया। अब ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, एक बटन यहां, एक बटन यहां। यहां पे एक क्रोमोसोम था। कौन था? यहां पे एक क्रोमोसोम था, लेकिन यहां अब एक क्रोमोसोम नहीं बचा, यहां 2 क्रोमोसोम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सेंट्रोमियर डॉट के 2 बटन हो गए। सारा खेल, सारा पैसा किसका है? सेंट्रोमियर का। जब तक सेंट्रोमियर एक रहेगा तब तक क्रोमोसोम एक ही रहेगा। जैसे ही सेंट्रोमियर टूट गया, जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, क्रोमोसोम भी अलग अलग ही कहलाएंगे। अब ये अलग क्रोमोसोम कहलाएगा, ये अलग क्रोमोसोम कहलाएगा। आ गई होगी बात समझ में? अब क्रोमेटिड समझ लो। इसी क्रोमोसोम को, जो ये क्रोमोसोम आपको दिख रहा है टूटा हुआ, इसी को कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हम क्या कह देते हैं? क्रोमेटिड। क्योंकि सिंगल प्रेजेंट है, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, सिंगल डबल शेप में प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? इस यही क्रोमेटिड है। इसे हम कह देंगे सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम। क्रोमेटिड मतलब हो गया डबल शेप, वो शेप बस। तो इसे क्या कह देंगे? सिंगल क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड, क्रोमोसोम विद डबल क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में फर्क समझ गए? क्रोमेटिड कह रहे हैं पत्ती को,
एक सेंट्रोमियर होने के बावजूद क्रोमेटिड 2 हो सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम एक ही होगा। एग्जांपल ये, एक सेंट्रोमियर है, क्रोमेटिड 2 है, हैविंग 2 क्रोमेटिड्स, लेकिन क्रोमोसोम एक ही है। समझ में आ गया गुरु? यहां जो मजा है उस मजे को लपेट लो। इतनी बात समझ में आ गई? और क्रोमेटिड किसे कहते हैं यह समझ में आ गया। अब क्रोमेटिड मटेरियल देख लो, जो आपने देखा होगा। तो क्रोमेटिड मटेरियल किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं साहब। ये हमारी प्यारी सी सेल, उस प्यारी सी सेल के अंदर प्यारा सा न्यूक्लियस, और उस प्यारे से न्यूक्लियस के अंदर ये पड़ा हुआ है हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब आपने देखा होगा जब हमारी मम्मी वगैरह या सिस्टर वगैरह या फिर जो भी आपकी चाहे पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, अब वो आपने देखी होंगी कि जब वो अपने बाल काटती हैं तो बाल कुछ टूटते हैं डेली, और उन बालों को वो शायद अगर मतलब मिडिल क्लास फैमिली में हो गए, लोअर मिडिल क्लास में, तो वो इकट्ठे करती रहती हैं। तो आपने देखा होगा वो बाल इकट्ठा होकर उलझ से जाते हैं और उलझ के वो गुच्छा सा बन जाता है। ऐसे ही समझो कि जो बाल है उस बाल को मान लो डीएनए, और वो गुच्छा, वो डीएनए का गुच्छा किस में पड़ा हुआ है? हमारी सेल के न्यूक्लियस में। और सेल के न्यूक्लियस में जो गुच्छा पड़ा हुआ है, सेल के न्यूक्लियस में जो गुच्छा पड़ा हुआ है डीएनए का, उलझा हुआ, सुलझा हुआ नहीं, सुलझने के बाद तो वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। उलझा हुआ गुच्छा क्या कहलाता है? क्रोमेटिन फाइबर। अरे इसी उलझे हुए गुच्छे को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर, या इसे हम डीएनए भी कह देते हैं, या इसे ही हम जेनेटिक मटेरियल भी कह देते हैं। आ गया समझ में? अरे कपाट खुल गए दिमाग के आज कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिन फाइबर क्या है। अगर इतनी चीज गुरु समझ में आ गई तो ये सचिन का वादा है आपको, जेनेटिक्स ना मैंने आपकी नसों में दौड़ा दी, और कितना भी बड़ा क्रॉस ले आना, कितनी भी बड़ी माइटोसिस मियोसिस की रिएक्शन ले आना, वो जो गोला सा बनाते हो ना आपके, कब सेल जी नोट में घुसी, अरे यार सेल समझ में ही नहीं आ रहा कि सेल का डीएनए डबल हुआ है कि अमाउंट में बढ़ा है कि ग्राम में बढ़ा है कि फलाने में बढ़ा है कि ढिकाने में बढ़ा। एक बार में समझ में आ जाएगा। सिर्फ आज की क्लास को शिद्दत के साथ देख लेना। समझ गए? नहीं समझ गए? और यार देखो, सुनो, प्यार करना स्टार्ट कर दो। बायोलॉजी कटरीना कैफ है, जितनी मोहब्बत करोगे उतना टूट के तुम्हें विक्की समझेगी, विक्की कौशल, समझ रहे हो? और विक्की कौशल समझेगी तभी तुम्हारे साथ जाएगी जब तुम कटरीना को समझोगे। अगर कटरीना ने तुम्हें धोखा दे दिया तो सलमान खान बने रह जाओगे। तो इसलिए कटरीना पे ध्यान बड़ा अच्छे से दो। तो ये अपनी कौन है? कटरीना। और एक चीज और बता दो गुरु, एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे नीट निकालना हो, चाहे बोर्ड निकालना हो, चाहे 10वीं क्लास में हो तुम, चाहे 6ठी में हो, चाहे 8वीं में हो, और चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, और चाहे पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी भगवत गीता है। जितना एनसीईआरटी को पढ़ लोगे गुरु, उतने दिमाग के ये कपाट जो है ना, आपने देखे होंगे 7 चक्र होते हैं शरीर में, वो 7 चक्र खुल जाएंगे जब एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दोगे। समझ गए? तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है साहब। इतना ही आज बताना था बेसिक्स कि क्या 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 होता है। मैं समझ रहा हूं कि आपको आज ये तो पता लग गया होगा, फील हो गया होगा दिल से कि साहब जीन क्या होता है। समझ गए? एक छोटी सी लाइन मुझे याद आ रही है, बाद में मैं बड़ा मोटिवेटेड होता हूं उससे, उसको समझिएगा और उसको सुनिए जरा। वो कहा गया है कि तू कोशिश कर,
मतलब मैं मोटिवेशन में ज्यादा यकीन नहीं करता, ठीक है अपना चलता है, लेकिन कुछ होता है ना कभी कभी हमें यार बड़ा बलजाउट देता है, जैसे पद्मावत मूवी चल रही हो, वो राजपूत जिसकी गर्दन लड़ती रहे, धड़ लग रहे, वो सब चीजें, तो बड़ा थोड़ा सा अच्छा लगता है। यही लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, उसे सुनिए आप, अगर आपको लगे फॉलो करने लायक है तो फॉलो करिएगा, कि तू कोशिश कर, हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। तू अर्जुन के तीर सा निशाना तो साध, तू अर्जुन के तीर सा निशाना तो साध, जो आज थमा सा है ना वो कल चल निकलेगा। कि तू अर्जुन की तरह ध्यान तो लगा, तो अपना फोकस एक जगह रखें। सब मिलता है साहब, सब चीज है ना। और एजुकेशन ऐसी चीज है, मैं तुम्हें कभी अगली क्लास में कभी कहानी सुनाऊंगा अपनी, कि मैं कैसा था और कहां पहुंचाया मैंने अपने आप को। एजुकेशन से बढ़िया कोई भी चीज नहीं है। आप चाहे कितनी बेकार दिखते हो, मैं ज्यादा लुकिंग वाइज इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी पहचान, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूं, जहां भी मैं पढ़ा हूं, अपनी एक पहचान छोड़ के आया हूं कि हाँ साहब ये लौंडा है। और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं कि हाँ साहब मैं जो है तमाम मुझे ज्ञान आता, फलाना आता, लेकिन हाँ जो चीज मुझे आती है वो 100% ऐसी आती है कि मैं सामने वाले के बच्चे के अगर वो ठान के बैठा है कि मैं ना पढ़ूंगा तो बाय मैं पढ़ाई करूंगा, बाकी दिमाग में 100% घुसा दूंगा मैं, बस इतना आता है मुझे, और मुझे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो इतना ही आपको सिखाना है साहब। तो अगली क्लास में मैं आपको पहले बता दूंगा, मेरी शॉर्ट वीडियो आ जाएगी, उसमें आप देख लेना कि क्या लेने वाला हूं, या फिर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको कैसे भी करके कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, या फिर आप सजेस्ट कर दो मुझे कि कौन सा टॉपिक ले लूं अब मैं, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। 10th की क्लास लूंगा, एक 12th की क्लास ले लेंगे, एक 11th की क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके चलेंगे, तीन क्लास लिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय हो।